आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सर्किट से के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो सर्किट एनालिसिस में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो कुछ सर्किट के कुछ बेसिक टर्म हैं जिनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक नेटवर्क और व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसे कहते हैं उसकी एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं जिसके हम सर्किट एनालिसिस करेंगे। So electrical network is an interconnection of physical devices in which electrical power flow from one terminal to another terminal. So basically electric network is an interconnection of physical devices in which electrical power flow from one terminal to another terminal. तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रिक पावर फ्लो होती है, ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का फिजिकल इंटरकनेक्शन है आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो होती है, यानी एक टर्मिनल मान लेते हैं ये है, या एक टर्मिनल आपका ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ये इनपुट टर्मिनल हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो रही है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो रही है, तो या दूसरे टर्मिनल से पहले टर्मिनल की तरफ फ्लो रही है। तो इस ऐसे इंटरकनेक्शन को, ऐसी डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन को जो इस पावर फ्लो में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऐसी डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहेंगे। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो वो जैसा लिखा हुआ है दैट द बेसिक कंपोनेंट इज एनर्जी सोर्स, एनर्जी कन्वर्टर एंड कनेक्टर विच कनेक्ट एनर्जी सोर्स टू एनर्जी कन्वर्टर। So the basic component of electrical network, the basic component of electrical network is an source. तो मान लेते हैं आपके पास ये सोर्स है, ये एक सोर्स है जो कि डीसी सोर्स भी हो सकता है और एसी सोर्स भी हो सकता है, यानी एनर्जी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। तो ये एक एनर्जी सोर्स हो गया और एक ये यहाँ पर लोड हो गया which is also known as energy converter. So there are three basic component in any electrical network. किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है एनर्जी सोर्स जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क को, और दूसरा कंपोनेंट है एनर्जी कन्वर्टर जो कि एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है और हमें यूजफुल आउटपुट दे रहा है, यानी ये लोड सर्व द purpose of converting electrical energy into some other form and provides the useful output. तो हमें यूजफुल आउटपुट मिलता है लोड के हेल्प से। तो एक है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी अदर फॉर्म में। और तीसरा जो बेसिक कंपोनेंट है वो है कनेक्टिंग लीड या कनेक्टर्स जो कि इस सोर्स को लोड से कनेक्ट कर रहा है। तो ये तीन बेसिक एलिमेंट हैं, फंडामेंटल एलिमेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के। तो ये जो कनेक्टर्स हैं इसका सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ में देखते हैं वो है ट्रांसमिशन लाइन। आप ट्रांसमिशन लाइन को देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करती हैं पावर स्टेशन से लोड को, चाहे वो इंडस्ट्रियल लोड हो या डोमेस्टिक लोड हो, यानी हमारे घर में जो लोड लगे होते हैं तो इनको ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करती हैं। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट हो गए किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के। अब ये जो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जो एलिमेंट कनेक्ट होंगे, इस एलिमेंट की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इन एलिमेंट को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हम इनके प्रॉपर्टी, इनके नेचर के बेसिस पर हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे कि कैसे एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं। तो आगे देखते हैं कि नोड और मेश, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नोड या जंक्शन या मेश और लूप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म हैं जिनका बहुत फ्रीक्वेंट यूज होगा एनालिसिस में, सर्किट एनालिसिस में। तो नोड पॉइंट होता है जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट या ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। तो दो या दो से अधिक ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। जैसे यहाँ पर एक ब्रांच ये कनेक्ट, एक ब्रांच
एक टर्मिनल है वोल्टेज सोर्स का और एक रेजिस्टेंस का है, तो ये आपस में यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट भी नोड पॉइंट बन जाता है। और ये आपस में कनेक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट भी नोड पॉइंट बन जाता है। और जहाँ पर 3 ब्रांचेज मिले, 2 या 2 से अधिक, तो जहाँ 2 मिल रही हैं तो भी ये नोड पॉइंट बन जाएगा, और ये भी नोड पॉइंट बन जाएगा, ये भी नोड पॉइंट, ये भी नोड पॉइंट। जहाँ कनेक्शन हो रहा है 2 एलिमेंट का आपस में, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का, तो वो नोड बन जाता है। लेकिन जंक्शन वो पॉइंट होगा जहां 2 से अधिक यानी 3 एलिमेंट का जहां पर कनेक्शन हो रहा होगा, वो पॉइंट जंक्शन बन जाएगा, उसको नोड पॉइंट भी कहेंगे। तो नोड और जंक्शन में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। हर एक जंक्शन पॉइंट नोड पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है कि हर एक जंक्शन क्या है, एक नोड है। लेकिन नोड, हर एक नोड को हम जंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी जहां पर 2 एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं वो भी क्या है, एक नोड पॉइंट है। तो हर एक जंक्शन, यानी जंक्शन कौन सा है, जहां 3 ब्रांचेस मिल रही हो। सो लिखा हुआ है स्पेसिफिक नोड, जंक्शन में देखिए लिखा हुआ है दैट द स्पेसिफिक नोड वेयर 3 और मोर कंडक्टर मीट क्रिएटिंग ब्रांच पॉइंट इन अ सर्किट। तो जहां 3 या 2 से अधिक जहां पर ब्रांच मिल रही हो या एलिमेंट मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट जंक्शन है। और हर जंक्शन पॉइंट क्या है, नोड पॉइंट है। लेकिन ये जो 2 जहां पर ब्रांच मिल रही हो या 2 एलिमेंट आपस में जहां कनेक्ट हो रहे हो, उस पॉइंट को हम नोड कह सकते हैं, लेकिन वो जंक्शन नहीं। तो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे जंक्शन और नोड पॉइंट को, क्योंकि हमारा जो यूजफुल पॉइंट है वो ये 2 से अधिक ब्रांच जहां पर मिल रही हैं, वही हमारा यूजफुल पॉइंट है। तो ये जंक्शन भी है और नोड भी है। तो इस वजह से हम इंटरचेंजबली कहीं पर जंक्शन यूज करेंगे वर्ड, कहीं पर नोड यूज करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक जंक्शन पॉइंट नोड पॉइंट है। केसीएल में current meeting at a junction or node is the algebraic sum of current meeting at a node or junction is 0। तो नोड और जंक्शन पर मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम क्या 0 होगा। अगर सिर्फ नोड की बात करें, जंक्शन हटा दें, मान लेते हैं कि इसकी बात करेंगे, तो जो यहाँ करंट आ रही वही यहाँ जाएगी, तो जो इनकमिंग करंट है ऑटोमेटिकली वही आउटगोइंग करंट होगी। तो केसीएल तो हर जगह वेरीफाइड है। यहाँ पर भी इस नोड पे भी बात करें हम, तो जो करंट इनकमिंग है वही इस नोड से आउटगोइंग होगी। तो यहाँ पर भी वेरीफाई है और इस जंक्शन पर भी होगा। लेकिन इस जंक्शन पर हम क्लियरली केसीएल से पहले नहीं कह सकते थे कि ये यहाँ पर क्या होगा, लेकिन इस पॉइंट पे तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से करंट आएगी वही यहाँ पे जाएगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब आते हैं कि मेश और लूप क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो में सबसे पहले लूप देखते हैं। अ लूप इन अ सर्किट इज एनी क्लोज पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम नोड पासिंग थ्रू अ सेट ऑफ सर्किट एलिमेंट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर विदाउट रिविजिटिंग एनी नोड एक्सेप्ट द स्टार्टिंग और एंड नोड। तो जैसा अभी हमने एग्जांपल दिखाया, उसी तरीके का एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये आपके पास इसको फ्रेश पेज पे देखते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। सो कि मान लेते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है क्या जंक्शन पॉइंट है, क्या नोड पॉइंट है। ये हमने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ले लिया है। अब इसमें अगर हम लूप की बात करें, तो हम इस नोड से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, इस नोड से, ये सब हम इसको नोड पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये इस नोड से हम इस नोड पे गए, फिर इस नोड से इस नोड पे गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। तो इस तरीके से हम एक जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करके हम एक क्लोज पाथ फॉलो करेंगे और फिर से उसी नोड पर पहुंच जाएंगे, तो ये एक लूप बन जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें यही हमको रिपीट नहीं करना है, यही स्टार्टिंग नोड को या किसी नोड को हमको रिपीट नहीं करना है कि हम यहाँ से यहाँ मूव किए और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ मूव करके फिर इसमें पहुँच जाए यहाँ पे। तो ये गलत हो जाएगा कि ये ट्वाइस आ जाएगा, पहले एक बार इसमें आया, फिर हम जब इधर जाएंगे तो इसमें आ जाएगा। तो ये लूप नहीं होगा, ये आपने गलत लूप चूज कर लिया है, इसको लूप नहीं कहेंगे। तो लूप की डेफिनेशन क्या है कि हमें एक नोड से स्टार्ट करना है और एक क्लोज पाथ को फॉलो करना, कोई भी क्लोज पाथ को फॉलो करना है
ये ध्यान रखते हुए कि कोई भी नोड रिपीट ना होने पाए, तो उसको हम लूप कहेंगे। तो जैसा इसमें इस न्यूमेरिकल में इसमें अगर देखें तो कितने लूप हैं, एक आउटर सर्किट का लूप हो गया और एक ये अंदर के 2 लूप हो गए, तो इसमें 3 लूप हो गए। तो अगर हम मेश की बात करें तो मेश क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास अगेन एक सेम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया आपको कि 3 लूप हैं, एक बाहर का आउटर हो गया और 2 अंदर के हो गए, 3 लूप हैं। लेकिन मेश क्या है, मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप इन द नेटवर्क विच डू नॉट इनकम्पास एनी अदर लूप, जिसके अंदर कोई और लूप नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इस लूप को हम मेश कह सकते हैं, यानी ये लूप भी है और ये मेश भी है। इसी तरीके से ये क्लोज पाथ लूप भी है और मेश भी है। लेकिन ये जो आउटर क्लोज पाथ है ये लूप है, लेकिन ये मेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 और लूप इनकम्पास हो रहे हैं, इसके अंदर 2 और लूप आ रहे हैं, इसलिए ये मेश नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है मेश और लूप में। तो हम नॉर्मली, क्योंकि मेश हर एक मेश लूप होता है, इस वजह से लूप और मेश इंटरचेंजेबली यूज होंगे। तो अधिकतर मेश वर्ड का यूज होगा, क्योंकि हम क्लोज लूप लेंगे तो ऐसा क्लोज लूप लेंगे जिसके अंदर और कोई भी लूप ना आ रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर 2 मेश हैं। तो आप जब भी हम मेश वर्ड यूज करेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मेश क्या होता है और लूप क्या होता है। तो ये यहाँ से इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया। अब मेश इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूप, यानी मेश क्या है, लूप ही है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूप दैट डजंट encompass any other loop within it. It is the simplest form of loop and typically refers to the smallest closed path in a network. This is the smallest closed path in a network. अब देखते हैं दूसरे कौन कौन से टर्म हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के। सो दैट द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क। तो हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसको हमने डिफाइन किया था, दैट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस with the help of which the power is transferred from the source to load। तो उसमें कई सारे एलिमेंट आते हैं, तो उसमें लीनियर उन एलिमेंट को कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट कैटेगरी द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट लीनियर हो गए, अ लीनियर एलिमेंट in electrical circuit are component whose relationship between voltage and current is linear, यानी वोल्टेज और करंट के बीच जिनकी रिलेशनशिप क्या हो, लीनियर हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट कहेंगे। और जिनके वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन लीनियर एलिमेंट कहेंगे। द बिहेवियर ऑफ दीज एलिमेंट डज नॉट चेंज विद द डिफरेंट वोल्टेज और करंट लेवल, मेकिंग देम प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एनालिसिस। अगर ये इनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने किसी बॉक्स में वी वोल्टेज अप्लाई किया, हमें आई करंट मिल रही है, और फिर हमने इनको इंक्रीज किया, करंट को इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम क्या वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करंट मिलेगी। तो लीनियर एलिमेंट का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है, और नॉन लीनियर एलिमेंट का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको मैथमेटिकली पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है तो देन हम उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लीनियर एलिमेंट हैं जिनका वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उनको हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं मैथमेटिकली। और इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट लीनियर होंगे, कौन से नॉन लीनियर होंगे। तो लीनियर एलिमेंट मस्ट फॉलो द लीनियरिटी विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। तो अगर कोई लीनियर एलिमेंट है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच जो कर्व होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दूसरी क्या है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करने का मतलब क्या है कि हमने अगर यहाँ पर किसी एलिमेंट में हमने वी वोल्टेज अप्लाई किया या 2 वोल्ट अप्लाई किया, देन
4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। सॉरी, थोड़ा सा एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 वोल्टेज सोर्स इसमें अप्लाइड हैं किसी एलिमेंट में। एक आपका 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई है और एक 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई है, और आपने देखा कि इसमें 6 एम्पियर की या 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं कि इसमें आपने ये दोनों वोल्टेज को एक साथ अप्लाई किया और 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। फिर आपने क्या किया कि 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, सर्किट से हटा दिया 2 वोल्ट या एलिमेंट से 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हटा दिया। अब आपने देखा कि जब 3 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो रही है, मान लेते हैं। और फिर आपने 3 वोल्ट अप्लाई किया तो आप 3 वोल्ट को हटा दिया और 2 वोल्ट अप्लाई किया तो आपने देखा कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो रही। इसका मतलब है कि जब हमने सम अप्लाई किया था तो 5 एम्पियर की थी, इंडिविजुअल सोर्स अप्लाई किया तो आउटपुट भी ब्रेक हो गया 2 इक्वल पार्ट में। 3 वोल्ट अप्लाई किया तो 3 एम्पियर, 2 वोल्ट अप्लाई किया तो 2 एम्पियर। अगर इन दोनों को हम सम अप करके अप्लाई कर दें, यानी 3 प्लस 2 यानी 5 वोल्ट अप्लाई कर दें, तो आउटपुट की करंट भी सम अप हो जाएगी, यानी 5 एम्पियर आ जाएगी। तो अगर ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा नेचर एलिमेंट में शो हो रहा है तो इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को हम सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसकी हेल्प से हम एलिमेंट को लीनियर प्रूफ कर सकते हैं कि हमने अगर कई सारे सोर्स अप्लाई किए, फिर उनका इंडिविजुअल इफेक्ट देखा, और जब इंडिविजुअल इफेक्ट का सम कर दिया तो जो कंबाइंड इफेक्ट था वो इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के इक्वल था। यानी 3 वोल्ट पर जो इफेक्ट था और 2 वोल्ट पर इफेक्ट जो था, अगर हम 3 और 2 को सम अप कर दें, 5 वोल्ट अप्लाई जब हमने कर दिया, 3 और 2 वोल्ट को सम अप करके जब हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो जो आउटपुट है वो भी सम अप होकर के 5 वोल्ट के इक्वल आने लगा या 5 वोल्ट के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस प्रॉपर्टी, ये अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही तो इसको हम सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम में देखेंगे। आगे हमें इसकी थ्योरम भी पढ़नी है कि एक्चुअली में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कैसे और सर्किट में इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो और दूसरा क्या है कि सुपरपोजिशन अप्लाई हो रहा हो, दूसरा क्या है होमोजेनिटी अप्लाई हो रही है एलिमेंट में। इफ द एलिमेंट if the input to a linear element is scaled by a factor, the output is scaled by the same factor। यानी किसी एलिमेंट में अगर हमने 2 वोल्ट वोल्टेज लगाया और उसमें करंट मान लेते हैं कि 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, अगर हमने इसकी स्केलिंग कर दी कि इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है, 2 टाइम्स करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर बिहेवियर सो रहा है एलिमेंट में तो हम एलिमेंट को लीनियर कह सकते हैं, यानी हमने जितना टाइम इनपुट को बढ़ाया उतना ही टाइम आउटपुट भी बढ़ गया। तो इस नेचर को हम होमोजेनिटी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर ये दोनों प्रिंसिपल किसी एलिमेंट में फॉलो हो रहे हैं तो हम उस एलिमेंट को लीनियर एलिमेंट कह सकते हैं। तो फॉर द लीनियरिटी दिस 2 प्रिंसिपल आर चेक्ड इन एनी एलिमेंट। यही 2 प्रिंसिपल हैं जिसको हम चेक करते हैं किसी एलिमेंट में, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये वो एलिमेंट लीनियर होगा और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम आगे आते हैं, अगली जो कैटेगरी है एलिमेंट की, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की एलिमेंट की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो किसी नेटवर्क में जो एलिमेंट कनेक्ट हैं उनको हम इस कैटेगरी से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट आर द कंपोनेंट दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू अ नेटवर्क। They are capable of controlling the flow of electrical current and can introduce power into the network। तो वो एलिमेंट जो कि नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट को या फिर एम्पलीफाई कर रहे हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे आ गया बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं? नेटवर्क में एनर्जी सप्लाई करते हैं, फ्लो कराते हैं, इसलिए ऐसे एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर और ऑप एम्प भी आता है क्योंकि ये यूज होते हैं एम्पलीफायर में यूज होते हैं या फिर ऑक्सीलेटर में यूज होते हैं। तो उसमें पावर का कंट्रोल होता है या एम्पलीफिकेशन होता है, इस वजह से ये एलिमेंट भी
एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो पैसिव एलिमेंट आर कंपोनेंट दैट डू नॉट जनरेट एनर्जी बट कैन स्टोर और डेसिपेट इट। तो पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं लेकिन कंज्यूम या स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे कि रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो रजिस्टर एनर्जी डेसिपेट कर लेता है या कन्वर्ट कर देता है और इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी आ गई। लास्ट कैटेगरी है आपकी यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट की कैटेगरी। तो इसको समझ लेते हैं। यूनिलैटरल एलिमेंट are component whose behavior and characteristic depend on the direction of the current or voltage applied to them। तो यूनिलैटरल एलिमेंट वो होते हैं जिनका आउटपुट या जिनका बिहेवियर इनपुट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका डायोड। डायोड में अगर हम करंट फ्लो चेंज कर देते हैं तो डायोड का इंटरनल बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, यानी उसका नेचर ही बदल जाता है। इधर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं या पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जीरो रेजिस्टेंस की तरीके से। और अगर हम इधर से दे रहे हैं तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका इंटरनल बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो इस ऐसे एलिमेंट को हम यूनिलैटरल एलिमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं या इनको यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। तो डायोड और ट्रांजिस्टर कैसे एलिमेंट हैं? यूनिलैटरल एलिमेंट हैं। अब देखते हैं बाइलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं। तो बाइलैटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि जिन डायरेक्शन पर, करंट या वोल्टेज की डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी इनपुट की डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये एलिमेंट बाइलैटरल एलिमेंट होते हैं कि इसमें आप इधर से भी करंट फ्लो कराइए तो भी इसमें पावर कंजम्पशन होगा। जितना पावर कंजम्पशन है आई स्क्वायर आर, वो पावर कंजम्पशन होगा। जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना है उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। या आप इधर से करंट फ्लो कराइए तो भी इनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम बाइलैटरल एलिमेंट कहते हैं। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड टर्म और उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिनको कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जिनका एक बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।